प्रियंका जी से तो सर्किट हाउस में कह रहे झाड़ू भी लगवा दिया गया। देखिए, जनता उनको उसी लायक बनाना चाहती है और जनता ने उसी लायक उनको बना दिया है। गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्र टेनी, उनके सुपुत्र इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको बचाने के लिए सारी कवायद हो रही है। कई सारे वीडियोस भी सामने आए हैं। अन्याय किसी के साथ नहीं होगा, कानून को हाथ में लेने की छूट भी किसी को नहीं दी जाएगी। अखिलेश जी कह रहे हैं कि एमओयू तो बहुत साइन किए, पैसे कोई आते नहीं है। देखिए, अखिलेश जी को जब फुर्सत हो ये सब जानने पढ़ने की, 12 बजे सो के उठेंगे, बड़े बाप के बड़े बेटे हैं। ओवैसी ने नहीं माना, वो अभी भी कहते हैं वहां जाते हैं तो अयोध्या को फैजाबाद लिखते हैं। अब ये सपने में देख रहे होंगे, ये तो तय है कि अयोध्या ही रहेगी। हाँ, हैदराबाद भाग्यनगर जरूर बनेगा। धन्यवाद योगी जी, न्यूज़ 18 को अपना समय देने के लिए। ये एक ऐसा सेशन है, ये एक ऐसा साक्षात्कार है जिसका इस समय पूरा देश इंतजार कर रहा है और इसके कई कारण भी हैं। निश्चित तौर पर आने वाले कुछ महीनों में देश का सबसे बड़ा विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश। कहते हैं 2024 का रास्ता 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव से निकलेगा। इसीलिए यह प्रदेश भी महत्वपूर्ण है, यह चुनाव भी महत्वपूर्ण है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो घटनाक्रम हुआ, इसलिए भी यह साक्षात्कार महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार योगी आदित्यनाथ लखीमपुर के इंसिडेंट के बाद किसी टेलीविजन न्यूज चैनल पर अपनी बात रखेंगे। अभी तक हमने विपक्ष को सुना है, विपक्ष क्या कह रहा है, अभी तक हमने तमाम बातें सुनी है, तमाम वीडियो देखे हैं, लेकिन पहली बार योगी आदित्यनाथ क्या सोचते हैं उस वाक्य के बारे में, उनके मन की बात क्या है, उनके दिल की बात क्या है, उसको भी जानेंगे। लेकिन आज हम योगी आदित्यनाथ जिस कर्मस्थली से निकले, यानी गोरखपुर से, उस स्थान पे मौजूद हैं क्योंकि हम पूर्वांचल के गोरखपुर में मौजूद हैं। योगी जी, अभिनंदन है आपका न्यूज़ 18 में। अवश्य धन्यवाद आपको, आप गोरखपुर में आए हैं। गोरखपुर में इस अवतार महायोगी भगवान गोरखनाथ की पावन धरती है और शारदीय नवरात्रि के द्वितीय तिथि में आपका और की पूरी टीम का मैं यहाँ पर गोरखपुर वासियों की ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद योगी जी। निश्चित तौर पर नवरात्रि का समय है, आप खुद उपवास पे रहते हैं, हम आपकी तस्वीरें देख रहे थे कि आप पूजा अर्चना भी करते हैं, तो मेरे दिल में एक सवाल आया कि आपकी लखनऊ अब कर्मस्थली है, अब आप लखनऊ में रहते हैं, वहाँ काम करते हैं, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मेरे मन में ये सवाल है कि मन में लखनऊ ज़्यादा है या गोरखपुर ज़्यादा है, दिल के करीब कौन है? देखिए, मैं 5 बार गोरखपुर से सांसद रहा हूँ और गोरखपुर की जनता ने मुझे 5 बार लगातार सांसद चुना है। जिस गोरखपीठ को मुझे यह अवसर प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, गोरखपीठ के प्रति यहाँ के आम नागरिक के मन में श्रद्धा का और सम्मान का जो भाव है, गोरखपीठ की परंपरा के प्रति जो अनुराग है जी, वह हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और गोरखपुर गोरखपुर है और लखनऊ लखनऊ है, इसलिए दोनों में कोई तुलना नहीं की जा सकती है। लखनऊ प्रदेश की व्यवस्था के संचालन का केंद्र है, गोरखपुर मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बिंदु है और मैं दोनों को साथ लेकर के चलता हूँ। जब आप 4.5 साल पहले गोरखपुर से निकले थे और एक सांसद के तौर पर और फिर मुख्यमंत्री बने, जो लक्ष्य आपने एक साधा होगा कि मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूँ तो मैं इस लक्ष्य को प्राप्त करूँगा, उस लक्ष्य को कितने प्रतिशत आपने हासिल किया है? देखिए, हम लोगों ने चुनाव के ठीक पहले, हर राजनीतिक दल अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी करता है जी। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में चुनाव घोषणा पत्र को घोषणा पत्र का नाम देने के बजाय उसका नाम लोक कल्याण संकल्प पत्र रखा था जी। यानी हमें घोषणा नहीं करनी थी, बल्कि हमें एक संकल्प लेना था उत्तर प्रदेश
सबको उसकी पहचान दिलाने का। निश्चित तौर पर कई काम हुए हैं, कई काम होंगे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में एक विवाद भी बहुत ज़्यादा मीडिया में भी छाया रहा और उससे भारतीय जनता पार्टी पर भी बहुत सवाल खड़े हुए, आपकी सरकार पे भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए। मैं लखीमपुर खीरी में जो वायलेंस हुई, एक एक्ट ऑफ वायलेंस हुआ, उसके संदर्भ में मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कहना चाहते हैं आप उस विषय पर? देखिए, लखीमपुर खीरी की घटना ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है जी। और सरकार उसकी तह बजा रही है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। जब कानून सबको सुरक्षा प्रदान करने की गारंटी दे रहा है तो कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, मंत्री हो, उसका बेटा भी हो। मैंने कहा कोई भी हो, कानून सबके लिए समान है और कानून सबके के साथ समान रूप से व्यवहार भी करेगा। लेकिन हाँ, ये माननीय उच्चतम न्यायालय की स्थापित रूलिंग है कि गिरफ्तारी के पहले आपके पास पर्याप्त साक्ष्य भी होने चाहिए। हम किसी व्यक्ति के आरोप पर अनावश्यक किसी को गिरफ्तार भी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, अगर कोई दोषी है तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं, वह कोई भी क्यों ना हो। और ये सरकार का संकल्प है, हम लोगों ने प्रदेश के अंदर यही किया। जिनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई, जिनके खिलाफ भी साक्ष्य मिले, वह व्यक्ति कोई भी रहा हो, हमने उसके खिलाफ कार्रवाई करने में कोई गुरेज नहीं की। वह भले ही भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा हो या फिर विपक्ष का विधायक या किसी पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति, हम लोगों ने इसमें कार्रवाई करने में कोई गुरेज कभी नहीं की है। और लखीमपुर खीरी की घटना में भी यही सरकार कर रही है और यही की भी है। देखिए, पिछले कुछ दिनों में प्रियंका वाड्रा यहाँ थी, राहुल गांधी भी एक दिन के लिए इधर आए, भूपेश बघेल भी आए, चन्नी जो पंजाब के मुख्यमंत्री जी हैं वो भी इधर पधारे। लगातार नेता आते गए, जयंत चौधरी भी सीतापुर जाना चाह रहे थे, अखिलेश यादव भी सीतापुर जाना चाह रहे थे, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि उन्हें रोक लिया गया क्योंकि बीजेपी की सरकार केंद्र में और जो यूपी में बैठी है, यानी दिल्ली की सरकार और लखनऊ की सरकार कुछ गलत कर रही है, इसलिए छुपाना चाहती है। देखिए, हम कुछ भी नहीं छुपाना चाहते। फिर जाने क्यों नहीं दिया गया? हमारे पास जो तहरीर आई थी, हमने उस तहरीर के अनुसार मुकदमे दर्ज किए। जी। एक इस प्रकार के मामलों में सरकार की पहली प्राथमिकता होती है शांति और सौहार्द बनाना है। जी। हमारे विपक्ष के जो मित्रगण हैं, ये कोई सद्भावना के दूत नहीं थे और इनमें से बहुत सारे चेहरे तो ऐसे हैं जो इस उपद्रव और इस हिंसा के पीछे भी शामिल होंगे। एक बार तथ्य सामने आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हम सबके सामने रखेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, बीजेपी के एक नेता ने कहा और एक यूपी सरकार के मंत्री ने बोला कि ये पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए आए हुए हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना जी। सवाल ये कोई सद्भावना के लिए वहां नहीं जा रहे थे। मुझे एक बात बताइए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अपने छत्तीसगढ़ को तो संभाल नहीं पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पुलिस की गोली से कुछ किसान मारे जाते हैं, उनके प्रति उनके मन में कोई भी अनुराग नहीं, उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं, उन्हें लखीमपुर खीरी के बारे में कोई जानकारी नहीं। लेकिन अब चाकरी करनी है तो पीछे पीछे चलाए। वो तो 50 लाख रुपए देके गए हैं। इसी प्रकार से जी। पंजाब के मुख्यमंत्री अपने पंजाब को संभाल नहीं पा रहे हैं। वो तो अभी बने हैं। मैं क्या कर रहा हूं ना, अभी बने हैं, वहां संभाल नहीं पा रहे हैं। उसमें भी कौन डीजीपी होगा, कौन चीफ सेक्रेटरी होगा, अभी यही नहीं तय कर पा रहे। इससे बड़ा शर्मनाक क्या हो सकता है कि कोई मुख्यमंत्री इस बात के लिए तरस रहा है कि साहब डीजीपी कौन होगा, वो अपना डीजीपी नहीं बना सकता, अपना चीफ सेक्रेटरी नहीं बना पा रहा है। पंजाब के अंदर किसानों के साथ, पंजाब के नागरिकों के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। अपने आंतरिक झगड़ों में वे इतने त्रस्त हैं कि उससे पिंड छुड़ाने के लिए उन्होंने भी वही रास्ता अपनाया जो छत्तीसगढ़ ने अपनाया है। राजस्थान में जो हो रहा है, तो अपनी कमियों को छुपाने के लिए लोग केवल दूसरों के यानी घरों पर
पत्थर फेंकने का कार्य करने वाले लोग हैं, मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से, राहुल जी से भी और प्रियंका जी से भी, मार्च 2020 से कोरोना से प्रदेश भी और देश भी त्रस्त है। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। मैं अखिलेश जी से ही पूछना चाहता हूं ये प्रश्न। 24 से 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है। कोरोना हमारे लिए सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट था, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी जी, और हम ये भी जानते थे कि इस महामारी के बाद जो पलायन होगा अन्य राज्यों से, उत्तर प्रदेश उससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है। मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, इन लोगों में से कितने ऐसे राजनेता थे जो आज जो ये पॉलिटिकल टूर कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल टूर की बजाय उस समय उत्तर प्रदेश की जनता के सुख दुख में कितने लोग सहभागी बने थे? पूछना चाहता हूं। प्रियंका जी से तो सर्किट हाउस में कह रहे झाड़ू भी लगवा दिया गया। देखिए, जनता उनको उसी लायक बनाना चाहती है और जनता ने उसी लायक उनको बना दिया है। सवाल ये है कि इन लोगों के पास उपद्रव करने और नकारात्मकता फैलाने के सिवाय कोई कार्य नहीं। कोरोना कालखंड में इनके किसी के दर्शन नहीं हुए। उत्तर प्रदेश में जब हर व्यक्ति जीवन और जीविका के बीच में जद्दोजहद कर रही थी जी, तब केंद्र और प्रदेश सरकार ही उनके साथ खड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही उनके साथ खड़ा था। तब इन राजनीतिक दलों के या इनके नेताओं का या इनकी स्वयं की उपस्थिति कहीं नहीं थी, जीरो थी। और ये मार्च 2020 से लेकर के मैं कह सकता हूं कि अक्टूबर 2021 के बीच में भी यही स्थिति थी। लेकिन अचानक उनकी नींद खुली, उनको लगा कि लखीमपुर खीरी एक बहाना है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। उत्तर प्रदेश की लेकिन क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश की जनता, देखिए, सरकार की प्राथमिकता होती है शांति और सौहार्द बनाना। पहले सरकार ने वही किया। ये किसी इस सद्भावना के दूत नहीं थे। ये दुर्भावनापूर्ण तरीके से वहां पर विद्वेष और वहां पर आपसी वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करना चाहते थे, जो हम प्रदेश के अंदर नहीं होने देना चाहते थे और कतई नहीं होने देंगे। तीसरा, इन लोगों के जाने के बाद पब्लिक की जो प्रतिक्रिया थी, पीड़ितों की जो प्रतिक्रिया थी, ये भी आपने देखा होगा। सबने बहुत तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी कि सरकार ने हमें मदद की है, सरकार के कार्यों से हम पूरी तरह संतुष्ट हैं, कृपया हमारे मामले में राजनीति न की जाए। ये पीड़ित परिवारों ने स्वयं कहा, या सभी पक्षों ने इस बात को उनकी दलील थी, मैंने सवाल पूछे उनसे भी, उनकी दलील थी कि हम तो दुख बांटने के लिए जाना चाहते थे। किसी के यहाँ मौत होती है तो दुख बांटने जाया जाता है। अगर हम मदद करना चाहते हैं यूपी के अंदर लखीमपुर में कुछ, आपके सवाल वाजिब हैं। कवर्धा में जो जिसे कहते हैं एक धार्मिक संघर्ष हमें देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर, वो एक बड़ा इंसिडेंट हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनका कहना था कि अगर हम लखीमपुर में किसी की मदद कर रहे हैं तो बीजेपी वालों को तकलीफ क्यों हो रही है? नहीं, सवाल यह है कि आप अपने कवर्धा को क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं? क्या वहाँ सहानुभूति व्यक्त करने के लिए गए? जिन किसानों को गोली से वहाँ भूना गया छत्तीसगढ़ में, क्या उनके साथ ये कभी खड़े हुए? उनके साथ तो कभी नहीं खड़े हुए। पर यहाँ आप जानते हैं प्रियंका वाड्रा हैं और प्रियंका वाड्रा महासचिव हैं, एक ये भी कारण हो सकता है। सिद्धू भी आ रहे थे, ये लोग 1000 गाड़ियों के साथ कोरोना काल खंड में भी आ सकते थे। बहुत शर्मनाक हरकतें थी इन लोगों की। ये लोग तो जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। क्योंकि गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्र टेनी, उनके सुपुत्र इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको बचाने के लिए सारी कवायद हो रही है। कई सारे वीडियोस भी सामने आए हैं। हमने मुख्यमंत्री देखिए, कोई वीडियो अभी तक इस प्रकार का नहीं, हमने तो नंबर भी जारी किया है जी कि अगर किसी के पास कोई साक्ष्य है तो इस पे अपलोड करें। और हमने कहा ना, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, अन्याय किसी के साथ नहीं होगा, कानून को हाथ में लेने की छूट भी किसी को नहीं दी जाएगी, लेकिन किसी के दबाव में भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। देखिए, पुलिस की ओर से एक एसआईटी गठित की गई है जी, और एक जुडिशियल कमीशन भी गठित किया गया है।
जुडिशियल कमीशन इस बात को लेकर पूरी घटना की कारणों की जानकारी के कारणों के बारे में उसकी छानबीन करेगा। और एसआईटी सीनियर अधिकारी, इसमें डीआईजी स्तर के अधिकारी हैं, एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी हैं, एसपी स्तर के अधिकारी हैं। ये अधिकारी इस पूरे मामले में इसकी तह तक जाएंगे और उन सभी वांछितों को, जिनके नाम दिए गए हैं, जिनके वीडियोज आ रहे हैं, जिन पर यह कंफर्म हो गया कि अपराधी थे, उनकी गिरफ्तारी शुरू हो चुकी है। कल कुछ गिरफ्तारी हुई है, आज भी कुछ गिरफ्तारियां संभवतः हुई होंगी। पूछताछ की जा रही है। साक्ष्य जिनके खिलाफ पुख्ता साक्ष्य मिलेंगे उनकी गिरफ्तारी होगी और उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होगी। मैं इस घटना पर आपसे आखिरी सवाल पूछ रहा हूं। आरोप यह है कि अजय मिश्रा टेनी ने खुद भड़काऊ भाषण दिए, थम्स डाउन जिसे कहते हैं, इस तरह से दिखाया, इसलिए किसान भड़क गए। और फिर उसके बाद जो हुआ, जिसमें 3 बीजेपी के कार्यकर्ता भी गए। बहुत दुख की बात है कि एक पत्रकार की भी जान चली गई और बहुत दुख की बात है 4 किसान भी नहीं रहे। क्या आपको लगता है कि गृह राज्य मंत्री को भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था? देखिए, पॉलिटिकल भाषण और थ्रेट दोनों में अंतर होता है। पॉलिटिकल भाषण राजनीतिक मंचों से होता है और केवल यह बीजेपी का कोई नेता ही दे रहा हो ऐसा नहीं है। तमाम अन्य नेता देते हैं, कांग्रेस की सरकारें वो भी देते हैं और भी देते होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की हत्या कर लें। आपको लगता है किसी ने गलत किया है, उसके लिए अलग अलग मंच हैं। आप कंप्लेंट कर सकते हैं, आप उसके माध्यम से वो करेंगे, लेकिन कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। क्योंकि कांग्रेस इसको या फिर विपक्ष इसको इसलिए मुद्दा बना रहा है क्योंकि अजय मिश्रा टेनी ने बोला, सिर्फ उन्होंने ही, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी कुछ दिन पहले किसानों को बोला था कि हम इनको देख लेंगे। तो इस संदर्भ में इसको जोड़ के देखा जा रहा है कि बीजेपी धमका रही थी। धमकाने की बात नहीं, ये सभी मामले पॉलिटिकल बयान है। पॉलिटिकल बयान देश काल और परिस्थिति के अनुरूप व्यक्ति दे देता है, उसको इतनी गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। प्रयास होना चाहिए कि हम कोई ऐसा बयान न दें, लेकिन अगर आता है तो वह उसका कोई मायने नहीं होता। आप उसका खंडन कर दीजिए जी, आपको बुरा लगता है आप भी बोल दीजिए, क्या मतलब है इसका। लेकिन उसकी आड़ पे हम क्या किसी निर्दोष व्यक्ति की जान ले लेंगे? राह चलते हुए राहगीरों पर हमला कर देंगे। अब विपक्ष अड़ गया कि अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा होना चाहिए। क्या देखिए, विपक्ष की तो मांग बहुत सारी चीज होती है जी। मेरिट के आधार पर जो होगा वही कार्य सरकार करेगी। मैं बढ़ता हूं आगे। 4.5 साल के आपके काम की बात कर लेते हैं। कुछ महीनों बाद चुनाव होने वाले हैं। विपक्ष कहता है कि सरकार अपनी उपलब्धियां तो बहुत गिनाने की कोशिश करती है, लेकिन लिस्ट डाउन नहीं करा सकती। अखिलेश जी कहते हैं कि एमओयू तो बहुत साइन किए, पैसे कोई आते नहीं है, ये सिर्फ फीते काटने का काम करते हैं हमारा। देखिए, अखिलेश जी को जब फुर्सत हो ये सब जानने पढ़ने की, 12 बजे सो के उठेंगे, 2 बजे तैयार होंगे, 4 बजे अपने मित्र मंडली के साथ बैठ जाएंगे, 6 बजे फिर साइकिलिंग के लिए निकल जाएंगे। तो पॉलिटिकल कार्यों के लिए कहाँ फुर्सत है? बड़े बाप के बड़े बेटे हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनकी अपनी जिंदगी है, उनकी अपनी कार्य पद्धति है। ये देश और दुनिया से उनको क्या मतलब है? पर उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, मैं भी ध्यान लगाता हूँ, पूजा करता हूँ। तो इसीलिए तो ध्यान लगाते लगाते जनता ने उनको कहाँ पहुँचा दिया है, ये तो हर व्यक्ति जान रहा है। ये ध्यान लगाने का ही परिणाम है। कहाँ ध्यान लगा रहे थे हर व्यक्ति जानता था। जब प्रदेश के अंदर संकट आता था तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड नजर आता था उनको। तो इसलिए ध्यान लगाते लगाते जनता वहाँ पहुँचाती है। उनका कहना है कि घूमने का शौक है, इसमें घूमने पे क्यों योगी जी भी घूमा करें। इससे हम मना कहाँ कर रहे हैं जी? जी, घूमने के लिए कौन रोक रहा? आप ऑस्ट्रेलिया में द्वीप खरीदे होंगे, द्वीप में रहिए ना, आराम की, ऐसो आराम की जिंदगी चाहिए, कौन आपको रोक रहा है? भगवान चाहे, मैं तो चाहूँगा कि जिंदगी भर वह ऑस्ट्रेलिया के किसी द्वीप में मटर गश्ती करें, यूरोप में जाकर के अपनी छुट्टियां मनाएं, खूब फुर्सत के साथ मनाएं। तो आपको छुट्टी मनाने में तकलीफ है? मतलब मुझे कोई तकलीफ नहीं। मुझे क्यों तकलीफ होती? मुझे तो प्रसन्नता होगी कि हमारा उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति अब प्रवासी भारतीय हो गया है ऑस्ट्रेलिया में। आपका छुट्टी का मन नहीं करता? आप छुट्टी पे नहीं जाते? देखिए, मैं अगर मुझे छुट्टी लेनी होती जी,
तो मैं सार्वजनिक जीवन में नहीं आता। लोक कल्याण का पथ छुट्टी का पथ नहीं है। अपने कार्यों के माध्यम से, अपने पुरुषार्थ के माध्यम से आम जन की सेवा ही हमारी संतुष्टि का आधार होता है। अगर आम जन की थोड़ी भी सेवा कर लेते तो मान लेते हैं कि हाँ कुछ किया है। व्यक्तिगत जीवन हमारा कुछ भी नहीं होता है, कोई मायने नहीं रखता है, और न हम व्यक्तिगत जीवन में कोई भी इस प्रकार की चीज़ों को कोई इस प्रकार का स्पेस रखते हैं। आपकी सरकार का एक बड़ा दावा है और 2022 में जिसको बीजेपी चुनाव में भी लेके जाएगी, आपने भी कई बार कहा है, बीजेपी के पदाधिकारियों ने भी कई बार बोला है कि कानून व्यवस्था पे हमने बहुत काम किया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों पर में आपको कानून व्यवस्था के मुद्दे पे बहुत घेरने का प्रयास हो रहा है। अखिलेश यादव कहते हैं कि यहाँ ठोक तंत्र की सरकार चल रही है। हाल ही में गोरखपुर में जो इंसिडेंट हुआ उसको भी उन्होंने गिराया। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, जो आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, हमले भी उसी पे होंगे। पब्लिक जिसको एप्रिशिएट कर रही है और जो आपकी छवि को बदल रहा है, हमले उसी पे होंगे। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के लिए एक नज़ीर बनी है, एक स्थापित सत्य है, 4.5 वर्ष का एक स्थापित सत्य है। हर व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता है। हाँ, इसके बीच में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं और सरकार उसमें भी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही कार्य कर रही है। गोरखपुर के मामले तो पुलिस ने ही कर दिया। क्या मैं क्या करूँ ना जी, पूरी इसके लिए हम लोगों ने जांच ट्रांसफर की है, हर स्तर पर कार्रवाई कर रही है। हमने सीबीआई को भी इसके लिए लिख के भेजा है और आप चिंता मत करिए, एकदम प्रभावी कार्रवाई होगी। अखिलेश जी कहते हैं कि हमें बताना पड़ता है फिर ही कार्रवाई होती है। बताने की आवश्यकता नहीं, उनसे पहले ही कार्रवाई हो चुकी होती है। अखिलेश जी तो जब सो के उड़ते हैं तब तक कार्रवाई हो चुकी होती है। और ठोक तंत्र की सरकार आई है तो आप पे बहुत बड़ा ब्लेम लग रहा है बार बार कि आप सबको ठोक देते हैं। देखिए, ऐसा क्यों? विपक्ष की पीड़ा यही है कि जिन पेशेवर अपराधियों और माफियाओं को ये लोग गले लगाते थे, जो यहाँ के गरीबों का, यहाँ के व्यापारियों का या सार्वजनिक संपत्ति को जबरन हड़पते थे, उसको अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लेते थे, आज उन पेशेवर अपराधियों और माफियाओं को जेल के अंदर भेज दिया गया है या वे प्रदेश छोड़ करके जा चुके हैं या कहीं और जा चुके हैं। तो स्वाभाविक रूप से इसमें इनका परेशान होना स्वाभाविक है। तो उनकी परेशानी जब वो इस बात को कहते हैं तो इस उनके चेहरे की लकीर को पढ़ करके आप बोल सकते हैं कि आखिर इनकी पीड़ा कहाँ झलक रही है। मैं एक आपको आंकड़ा बताता हूं जो असद ओवैसी साहब हैं, आपको बहुत प्रेम करते हैं वो। ओवैसी साहब ने कहा कि ऐसी ठोक तंत्र की सरकार है कि 35% जो टोटल एनकाउंटर हुआ उसमें 35% तो मुसलमानों को ठोक दिया इन लोगों ने। ओवैसी साहब को बोलना चाहिए, एक कश्मीर में जो हो रहा है ना, कभी वहाँ भी सहानुभूति व्यक्त कर देते तो लोग उनको नेता मानते हैं। आपको लगता नहीं कश्मीर में क्या हो रहा है? बिल्कुल, बहुत ही दुखद घटना है। जिस तरह से चिन्हित करके धर्म के आधार पर हिंदू और सिखों को निशाना बनाया जा रहा है। जो लखीमपुर खीरी में हिंदू और सिखों को लड़ाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं ना, इनको कश्मीर का आईना दिखाना चाहिए। वहां पर इनको तालिबान के कृत्यों का आईना दिखाना चाहिए। और प्रदेश के अंदर लखीमपुर खीरी के मुद्दे का राजनीतिकरण कौन कर रहे हैं? जो तालिबान का समर्थन काबुल में कर रहे हैं। ये वही चेहरे हैं, ये मिलते जुलते चेहरे हैं। यहां पर हिंदू और सिखों में वैमनस्यता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। कश्मीर में हिंदू और सिखों की निर्मम हत्या को पर मौन होते हैं और काबुल में हिंदू, सिख और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय पर होने वाले अत्याचार पर ये लोग तालिबान का बेशर्मी के साथ समर्थन करते हैं। देखिए, क्योंकि जब ये लखीमपुर की घटना हुई हमने देखा कि कनाडा से पन्नू जो कि खालिस्तान के लिए बहुत एक्टिव है, उसने भी बयान दिया कि योगी को घेर लो, नरेंद्र मोदी को घेर लो, वक्त आ गया है अब। देखिए, ड्रोन लगाओ, ट्रैक्टर लगाओ। देखिए, मुझे लगता है कि गलतफहमी सबको दूर करनी चाहिए। ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा संकल्प है सबको सुरक्षा देंगे। बिना भेदभाव के सरकार शासन की योजनाओं का लाभ सबको देगी, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करेगी और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की छूट भी किसी को नहीं देगी।
अगर कोई ये गलतफहमी में है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम घेराबंदी करके और आम जनजीवन को ठप कर देंगे या निर्दोष लोगों पे हमला करेंगे, तो फिर तैयार हो जाएं। वो भी हम तो तैयार हैं। जी, आपने बोला कि हम बिना भेदभाव के काम करते हैं। अवैध धर्मांतरण का एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जिसे कहते हैं कि इसमें दिल्ली में भी गिरफ्तारियां हुई हैं, इसके लिंक विदेशों तक भी जा रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि उपलब्धि गिनाने को नहीं है इस सरकार के पास, इसीलिए अवैध धर्मांतरण का एक नया खेल रच दिया गया है। देखिए, ये प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों, जी, जो एजेंसियां प्रदेश की 24 करोड़ से 25 करोड़ की आबादी को सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था कर रहे हैं, उनकी कार्यपद्धति में प्रश्न खड़ा करना है। धर्मांतरण के खिलाफ आज से 1 वर्ष पहले हम लोगों ने इसीलिए एक सख्त कानून बनाया था, क्योंकि ऐसी घटनाएं मिल रही थी, इस प्रकार की वारदातें हो रही थी, और हम लोगों को लग रहा था आज अगर वो एक्ट नहीं होता, कानून नहीं होता, तो हम लोग इस पे प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाते। दूसरा, क्या पूरे देश के लिए कानून आना चाहिए? दूसरा पहलू जी इसका है, वह है छल और छद्म के नाम पर। अगर आपका नाम अशरफ है तो आप अशरफ ही रखिए, आप अपने को अनिल मत बताइए। ये पप्पू टप्पू रामू के नाम पर अपने को जो है भ्रम की स्थिति पैदा मत करिए। 2009 में केरल हाई कोर्ट ने वहां की सरकार को आदेश दिया था कि लव जिहाद एक खतरनाक ट्रेंड है, ये केरल जैसे स्टेट को इस्लामिक स्टेट बना देगा। और लव जिहाद शब्द का इजाद मैं अपने व्यूअर्स के लिए बता रहा हूँ, ये केरल की एक चर्च ने किया था, ये किसी और ने नहीं किया था। एक आईएएस अधिकारी हैं जिनका नाम है इफ्तिखारुद्दीन, उनका एक वायरल वीडियो सामने आया, हालांकि इसकी जांच हो रही है। आरोप है कि वो भी धर्मांतरण का साइलेंटली काम कर रहे थे, और ओवैसी कह रहे हैं क्योंकि वो मुस्लिम अधिकारी हैं उनको टारगेट पे ले लिया जा रहा है। देखिए, उसके लिए हम लोगों ने पहले से ही एक डीजी स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है। एसआईटी इस पूरे मामले की सभी वीडियोज की पूरी विवेचना कर रही है, उसकी जांच कर रही है। तथ्य सामने आने दीजिए। अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म के बारे में मात्र बोल रहा है तो वह धर्मांतरण नहीं, लेकिन अगर उसकी आड़ में वह किसी धर्म को गाली दे करके और फिर अवैध धर्मांतरण की कृत्यों में लिप्त है, तो सरकार उस मामले में कठोर कार्रवाई भी करने में कोई संकोच नहीं करेगी। असाउद्दीन ओवैसी अब खुलकर अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की बात कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी का परिवार जो है वो समाजवादी पार्टी के भी करीब दिख रहा है। उनके जो भाई हैं सिबगतुल्ला, वो समाजवादी पार्टी में शामिल भी हो गए हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? ये तो जनता को देखना चाहिए कि समाजवादी पार्टी का वास्तविक चेहरा क्या है। ये जितने भी माफिया हैं, ये कहीं और जगह से, कहीं धरती से फट करके नहीं आए हैं। ये सब इन्हीं पार्टियों के द्वारा पाले पोसे गए हैं, और इन्हीं सब पार्टियों के ये जो अनैतिक कृत्यों के परिणाम ये सब हैं। तो सपा, बसपा, कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल को तो प्रदेश की जनता से और देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। इनके कारण से प्रदेश के अंदर या देश के अंदर तमाम लोगों को परेशान होना पड़ा है, तमाम घर उजड़े हैं, तमाम सार्वजनिक संपत्तियों पर इन माफियाओं ने कब्जे प्रारंभ किए और अपनी अनैतिक संपत्ति बनाई, और उसके नाम पे लोग कॉमन मैन का, व्यापारियों का, नागरिकों का जीना हराम करते थे। हमारी सरकार ने कार्रवाई की है, और हम लोगों ने तो ये भी तय किया है, पहली सरकार है हमारी जिसने इस प्रकार का ऐलान किया है कि इन माफियाओं से जितनी संपत्ति हम लोगों ने जब्त की है, जिस पे बुलडोजर चले हैं, उस पे गरीबों की ही आवास बनेंगे, और उनके लिए हम फ्री में प्रधानमंत्री आवास योजना लागू करने जा रहे हैं। कितनी बड़ी स्कीम, लाखों गरीबों को हम आवास देंगे। एक सवाल, ये आजम खान हो गए, मुख्तार अंसारी हो गए, अतीक अहमद हो गए, ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी की इनसे पर्सनल दुश्मनी है? मेरी किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं, मेरी किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं। मेरा अगले वर्ष, ये देखिए आज से 4.5 साल पहले तो कितने इनकी दबंगाई चलती थी, आपने समाप्ति कर दी है पूरी तरह से। देखिए,
पिछले 25 वर्षों से, यानी मैं अगला वर्ष मेरा 25 साल हो जाएंगे सार्वजनिक जीवन के, 25वां वर्ष मेरा अगला वर्ष होगा, और 25 वर्ष में मैंने किसी को भी राजनीतिक रूप से अपना दुश्मन नहीं माना है, किसी को नहीं माना है। कोई मेरा दुश्मन नहीं, सब मेरे मित्र हैं, सब मेरे शुभचिंतक हैं, क्योंकि जो विरोधी होता है वह भी जो बोलता है वो हमें अलर्ट कर देता है। तो स्वाभाविक रूप से मैं सबको ये मानता हूँ, मेरे प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से सब मेरे शुभचिंतक हैं और मैं उन सब का अभिनंदन करता हूँ। लेकिन अगर मुझे कोई एक जिम्मेदारी दी गई है तो उस जिम्मेदारी का पूरी ईमानदारी से पालन करूँगा, उससे इतर कोई भी निर्णय नहीं लूँगा और उसी के अनुसार आचरण भी करूँगा। अगर कोई व्यक्ति अन्याय कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, मेरा कितना भी नज़दीकी क्यों ना हो, मैं उसके खिलाफ भी वही कार्रवाई करूँगा जो किसी अन्य के खिलाफ करूँगा। मैं बढ़ता हूँ आगे, क्योंकि 2022 का चुनाव है, ब्राह्मणों को लेकर बहुत कुछ हो रहा है। कई पार्टियां तो ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं, समाजवादी पार्टी हो गई, बीएसपी हो गई। आपकी सरकार ब्राह्मणों को लेकर क्या सोचती है? क्योंकि विपक्ष आरोप लगाता है कि ब्राह्मणों पे बड़ा अत्याचार हो रहा है। तो ये हम इस समय पूर्वांचल में है, लखीमपुर खीरी में 2 ब्राह्मण युवक भी मारे गए हैं जी, वहां क्यों नहीं गए ये लोग? आज तो ब्राह्मण सम्मेलन कांग्रेस के, सपा के, बसपा के जो हो रहे थे, ये सभी ब्राह्मण नेता उन पीड़ित हिंदुओं के पास क्यों नहीं गए जो वहां पर लखीमपुर खीरी में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी क्यों नहीं गए थे लोग? नहीं, सतीश मिश्रा से पूछिए ना जी, क्यों सतीश मिश्रा जी नहीं गए? क्यों नहीं अखिलेश यादव गए? अखिलेश यादव कल गए थे लखीमपुर खीरी में, आखिर उन पीड़ित ब्राह्मणों के घर क्यों नहीं गए? फिर अगर उनको लगता है कि ब्राह्मण पीड़ित है तो आखिर उनके यहाँ क्यों नहीं गए? और कौन नहीं देखता कन्नौज की नीरज मिश्रा की किस प्रकार से निर्मम हत्या हुई थी? एक फैक्टर चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। जी जी जी, आप उसकी निर्मम हत्या कर देंगे? एक फैक्टर चल रहा है कि मुस्लिम क्या नीरज मिश्रा ब्राह्मण नहीं थे? क्या संतोष शुक्ला ब्राह्मण नहीं थे जिसका थाने के अंदर जाकर के हत्या कर दी गई थी? तो इन लोगों के वास्तविक चेहरे को समझो, ये वास्तव में है क्या? ये ना ब्राह्मण हितैषी हैं, ये ना हिंदू हितैषी हैं। और सही मायने में इन लोगों के चेहरे को देखना तो ये तालिबान हितैषी हैं। ये एक फैक्टर चल रहा है कि मुस्लिम यादव ब्राह्मण एक साथ आ जाएंगे, मुस्लिम दलित ब्राह्मण एक साथ आ जाएंगे तो बीजेपी का तो खेल बिगड़ ही जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबके विकास के मंत्र के साथ काम कर रही है। प्रभु राम को आप कह रहे हैं सबने मान लिया, लेकिन ओवैसी ने नहीं माना। वो अभी भी कहते हैं, वहां जाते हैं तो अयोध्या को फैजाबाद लिखते हैं। वो कहते हैं कि वहां मस्जिद थी, है और रहेगी, सब अपने अपने ढंग से देख लें अयोध्या को। देखिए, ओवैसी अब ये सपने में देख रहे होंगे, ये तो तय है कि अयोध्या ही रहेगी। हाँ, हैदराबाद भाग्यनगर जरूर बनेगा। अब्बा जान का मैं संदर्भ आपको बताता हूँ, इसका एक पॉलिटिकल संदर्भ ये है। आपने एक मेरे इंटरव्यू में कहा था कि जब ओवैसी ने बोला था कि 19% इस बार डिसाइड करेगा, आपने बोला कि 81% फिर चुपचाप नहीं बैठेगा। तो अब्बा जान को उस संदर्भ में देखा जा रहा है। देखिए, अब्बा जान का कोई ध्रुवीकरण का कोई प्रयास नहीं था। अब्बा जान का प्रयास यही था कि एक जनता के सामने असलियत आनी चाहिए जी, कि मुस्लिम वोट इनको चाहिए लेकिन अब्बा जान से इनको परहेज है। दूसरा, क्या ये सच नहीं था 2014 के पहले देश के अंदर और 2017 के पहले प्रदेश के अंदर भी हर मुस्लिम पर्व और त्यौहार मनाए जाते थे, सरकारी आयोजन होते थे, लेकिन हिंदू पर्व और त्योहारों को दंगों की भेंट चढ़ा दिया जाता था? आज ऐसा तो नहीं है। आज तो प्रदेश के अंदर सारे पर्व और त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। यानी ये लोग इफ्तार की पार्टी गोल टोपी पहन करके करें तो ठीक, अगर हम लोग कहें कि नहीं भाई कावड़ यात्रा भी निकलनी चाहिए तो बुरा। ये दोहरा चरित्र कैसा जी? ये दोहरी, यानी जन्माष्टमी, ये लोग अपने को यदुवंशी कहते थे, लेकिन थानों में इन्होंने जन्माष्टमी को बैन कर दिया था। क्या आपको लगता है 2022 के चुनाव में किसान बड़ा फैक्टर होगा? क्योंकि लगातार राकेश टिकैत भी यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट की चोट देनी है। देखिए, तो अभी एक पॉलिटिकल एजेंडा तो बन ही गया है किसान। अब देखिए, किसान आंदोलन, किसान भारत की राजनीति का हिस्सा बहुत पहले से है।
लेकिन किसान के लिए ईमानदारी से अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। याद करिए, जो धरती माता हमारे अन्नदाता किसानों को अन्न उत्पन्न करके देती है, उस धरती माता की सेहत का ख्याल रखना है, उसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड योजना प्रधानमंत्री मोदी जी ने जारी की देश के अंदर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से हर एक किसान की फसल का बीमा का कवर हो सके, इसकी गारंटी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। दशकों से लंबित सिंचाई की परियोजनाओं को पूरा करने का कार्य भी किसी ने किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी के समय हुआ। और पर ये कानून के विषय में एमएसपी, जी जी जी, देखिए एमएसपी की घोषणा 1967 में जरूर हुई थी, लेकिन एमएसपी ईमानदारी के साथ किसान को प्राप्त हो और एमएसपी का लाभ किसान को मिले, 1.5 गुना लागत का 1.5 गुना दाम किसान को मिले, यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हो पाया है। किसी के बहकावे में हमारा अन्नदाता किसान नहीं आने वाला। पॉलिटिकल इशू आप देख ही रहे, खुद बन गया। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हम बीजेपी के नेताओं को गांव में नहीं घुसने देंगे, इस बार मुसलमान और जाट एक हो जाएगा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को हरा देगा, और ऐसे ही प्रदेश भर में होगा। अब लगता है कि लखीमपुर में हो गया तो वहां पर भी ये मामला एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए, यानी पश्चिम से पूर्वांचल तक ले आएंगे इसको। देखिए, हम तो चाहते हैं पूरा प्रदेश एकजुट हो जी, सरकार के कार्यों पर सरकार को वोट दें। हमने काम किया है तो हमें समर्थन दें, अपना वोट दें, नहीं किया है तो हमें खारिज करें, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी भरे नहीं जा सकते। मुजफ्फरनगर में जो 2 नौजवान जाट नौजवान मारे गए थे, वहाँ का जाट समुदाय क्या इसको भूल जाएगा? सपा के इन कृत्यों को और सपा के साथ गठजोड़ करके अव्यवस्था फैलाने वाले लोगों को क्या माफ कर देगा? एक सवाल, क्योंकि आखिरी दौर की ये बातचीत है, यूपी में इलेक्शन है, विपक्ष तो बहुत कुछ कह रहा है, लेकिन खासतौर पर कांग्रेस पार्टी योगी आदित्यनाथ को लेकर बहुत मुखर है। प्रियंका वाड्रा तो डेरा डाले हुए हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि जो नफरत करे वो योगी कैसा, उन्होंने ट्वीट किया ये। देखिए, राहुल जी को स्वयं पता नहीं होता है कि वो क्या बोलना चाहते हैं। उन्होंने जब केरल में गए थे तब उन्होंने उत्तर प्रदेश के बारे में भी कहा था। तनिक तो उनको कृतज्ञता का भाव उनके मन में होता है। जिस उत्तर प्रदेश ने उनकी 3 पीढ़ी को सत्ता के शीर्ष सिंहासन पर पहुंचाया है, उस उत्तर प्रदेश को इन्होंने कोसा है केरल में जाकर के। वहां पर उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को इन्होंने गाली दी है। उत्तर प्रदेश इसको कैसे विस्मृत कर सकता है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं तो विदाउट ब्रेन बोलते हैं। लेकिन अब तो बड़े एक्शन में उन्होंने मुख्यमंत्री बदल दिए, पंजाब के मुख्यमंत्री को बदल दिया है उन्होंने, नया मुख्यमंत्री ले आए हैं, अब वो डिसाइसिव हो रहे हैं राहुल जी। हो तो वही कह रहे हैं ना, तो इसीलिए तो वहां पे तय नहीं हो पा रहा है कि आगे कैसे चलना है। वो बेचारे भागे भागे फिर रहे हैं, भागे भागे फिर रहे हैं। पंजाब में उनके लिए ठिकाना नहीं मिल पा रहा है। हम लोग तो चाहेंगे कि ये लोग इसी प्रकार की से डायनेमिक बने जिससे कम से कम पंजाब के अंदर कांग्रेस जिस रसातल की तरफ जा रही थी उसको रसातल में ले जाने के लिए किसी अन्य दल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोनों भाई बहन पर्याप्त हैं उसके लिए। सिद्धू जी तो आपको मित्र रहे होंगे जब आप अमृतसर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे बीजेपी के, आप गोरखपुर से थे। संसद में वो मित्रता अलग है जी, लेकिन हमारी मित्रता हमारी राष्ट्र की सुरक्षा में जो है कहीं आड़े आती तो हम मित्रता को दरकिनार करके पहले हम देश की सुरक्षा को देखेंगे। देश का जो दुश्मन है वो हमारा भी दुश्मन है, वो हमारा मित्र नहीं हो सकता है। जो हमारे निर्दोष सैनिकों पर हमला करे, भारत की सीमा में घुसपैठ करवाए, वो देश का मित्र कैसे? मैं आगे बढ़ता हूं। अखिलेश यादव जी 12 तारीख से अपनी जन यात्रा को शुरू कर रहे हैं। शिवपाल यादव भी उनसे समझौता करना चाहते थे, उन्होंने 11 तारीख तक की डेडलाइन दी है। कैसे देखते हैं आप? चाचा भतीजा तो साथ में नहीं आते हुए दिख रहे अभी तो। देखिए, ये उस राजनीतिक दल का अपना घर की समस्या है। शिवपाल जी वरिष्ठ नेता हैं और मुझे लगता है कि अभी तो मैं देख रहा था लखीमपुर खीरी के मामले में जी, मुझे लगता है कि सपा से बड़ा डेलीगेशन शिवपाल जी का था। 1000 लोगों के करीब थे। हाँ, मुझे लगता है कि नहीं 5-6 हजार लोग रहे होंगे। 5-6 हजार लोगों के साथ सपा के उसमें 300-400 लोग थे, उनके साथ 5000-6000 लोग थे। तो जनाधार बताता है कि भाई किसके साथ कितने लोग हैं। तो इतना बड़ा नेता
एक लंबा अनुभव उनके साथ है, वो ठीक है, उनकी अपनी व्यक्तिगत परेशानी हो सकती है, व्यक्तिगत छवि हो सकती है, लेकिन सपा के लिए उनका कंट्रीब्यूशन को नकारा नहीं जा सकता है। और उनको जिस तरीके से उन्होंने दरकिनार किया है, जिस तरीके से उनको जो है अपमानित किया है, जो नेताजी के साथ में, मुलायम सिंह जी के साथ में कदम से कदम चला करके सम विषम परिस्थितियों में काम किए हों, उनको जिस तरीके से इन्होंने आज वहाँ से अपमानित करके बाहर का रास्ता दिखाया है, वो बहुत ही दर्दनाक है। और मुझे लगता है कि वो उन राजनीतिक दल का मामला है, वो किसके साथ समझौता करें ना करें, उनको लें ना लें, उनका अपना मामला है जी। लेकिन कम से कम नेता के नाते नहीं, चाचा के नाते कम से कम उनको सम्मान तो देते। आप अनुरोध कर रहे हैं अखिलेश जी से कि उनको सम्मान दे दे? हम कैसे बोल सकते हैं जी, लेकिन एक सामान्य संस्कार होता है कि भाई अपने से बड़ों का सम्मान करो भाई। अब मैसेज पब्लिक में क्या है कि देखिए, अखिलेश जी ने पिता को भी पहले इसी तरह से जो है पिता के साथ व्यवहार किया, आज चाचा के साथ भी यही व्यवहार उन्होंने कर दिया है। अब जो अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों का सम्मान न कर पा रहा हो, क्या उम्मीद कर सकते हैं आप उनसे कि वह अपने पार्टी के अन्य लोगों के साथ और फिर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के साथ कैसा व्यवहार उनका होगा, ये तो हर व्यक्ति जानता है। योगी जी, एक मिथक था कि नोएडा कोई सीएम नहीं जाता, लेकिन आपने वो मिथक तोड़ा। एक मिथक ये भी है कोई सीएम रिपीट नहीं होता, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, कोई सरकार रिपीट नहीं होती। देखिए, नोएडा भी मैं गया हूँ, उत्तर प्रदेश में, और मैं नोएडा कम से कम आधा दर्जन बार गया हूँ जी। बिजनौर भी मैं गया हूँ, लगभग आधा दर्जन बार गया हूँ। दोनों के बारे में कहा जाता था, लेकिन हम लोग दोनों जगह गए हैं और मैं यही मिथक तोड़ने के लिए राजनीति में आया हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग फिर से आएंगे, कहीं कोई संदेश में नहीं होना चाहिए। और उसी मिथक को तोड़ने के लिए मैं नोएडा गया था और वही मिथक तोड़ने के लिए मैं बिजनौर भी गया था। अगर आपको वापस आना है तो पॉलिटिकल पंडित कहते हैं कई विधायकों की टिकट काटनी पड़ेगी। देखिए, ये चीजें एक विधायक की समस्या को भी हमें समझना होगा। वो मेहनत करता है, पूरा परिश्रम करता है, उसके पास सीमित ताकत है। हम चुने गए जनप्रतिनिधियों को ये मान लेते हैं कि उनके पास असीमित ताकत है। नहीं, बहुत सीमित ताकत है। अपेक्षाएं उनसे ज्यादा हो जाती हैं, और अपेक्षाएं ज्यादा जब हो जाती हैं तो फिर लोग उसके अनुसार फिर उसको देखने का प्रयास करते हैं। अगर जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में सक्रिय रहा है, जनता के सुख दुख में सहभागी बना है जी, और सम विषम परिस्थितियों में उसकी उपस्थिति रही है, तो हमें उन स्थितियों को वहां देखना चाहिए। हाँ, पब्लिक परसेप्शन एक मायने रखता है। तो टिकट काटे जाएंगे? अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। हमारे पास पूरी रिपोर्ट आएगी, पार्टी बैठ करके इसके बारे में बाद में तय करेगी। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हुई, हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में कई नेताओं और धार्मिक संगठनों ने, आपने भी उसकी बात करी, इसका समर्थन शुरू कर दिया। ये थॉट प्रोसेस, ये मानसिकता क्या है? क्या वाकई ये प्रदेश के लिए या फिर पूरे देश के लिए खतरनाक है? देखिए, जो लोग तालिबान का समर्थन कर रहे हैं जी, इसमें कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स भी हैं। ये लोग उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू और सिखों को लड़ाने का कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे जातीय वैमनस्यता पैदा करने का, वर्ग संघर्ष पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, और दबे मुंह तालिबान का समर्थन भी कर रहे हैं। इनके इस दोहरे चरित्र को हमें देखना होगा। आखिरी 2 सवाल हैं जो मैं अगर गोरखपुर पर सवाल ये वाले नहीं पूछूंगा तो गोरखपुर की जनता मुझे माफ नहीं करेगी। धार्मिक टूरिज्म के लिए गोरखपुर बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आपको लगता है कि इसको लेकर एक स्पेशल योजना, एक विशेष योजना बननी चाहिए? देखिए, गोरखपुर महायोगी गोरखनाथ जी की पावन तपस्थली है। प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, और गोरखपुर को अगर हम केंद्र बिंदु मान करके चलें जी, तो यहाँ से 1.5 से 2 घंटे की दूरी पर श्री राम जन्मभूमि पड़ती है। 1 घंटे की दूरी पर भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली पड़ती है। 1 घंटे की दूरी पर भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी पड़ती है। संत कबीर नगर जो निर्वाण स्थली है संत कबीर की, गोरखपुर से आधे घंटे की दूरी पर पड़ती है। काशी
गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग के बनने के बाद काशी की दूरी मुश्किल से 2.5 घंटे के अंदर पूरी की जा सकती है। जैन तीर्थंकरों की पावन भूमि भी यह क्षेत्र रहा है, तो यहाँ पर स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए भी और हेरिटेज टूरिज्म के साथ साथ इको टूरिज्म के लिए व्यापक संभावनाएं हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि गोरखपुर में हमने पहले देखा था कि जापानी बुखार से काफ़ी बच्चों की जान चली जाती थी, लेकिन अब ये समस्या काफ़ी हद तक हल हो गई है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, ये देश के अंदर एक सफल मॉडल है। इंसेफ्लाइटिस, ये जापानी इंसेफ्लाइटिस नहीं, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस भी था। तो इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन के लिए प्रदेश सरकार ने जो रणनीति बनाई, मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का आभारी हूँ कि उनका मार्गदर्शन रहा। स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन, ये 2 मिशन ऐसे थे जिसने प्रभावी ढंग से जिसको लागू करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे न केवल इंसेफ्लाइटिस की समस्या का समाधान किया है। देखिए, 2017 के पहले यानी 1977 से 2017 के बीच इन 40 वर्षों में हर वर्ष गोरखपुर, बस्ती समेत 38 जनपद यानी कमिश्नरी के साथ 38 जनपद ऐसे थे जहाँ पे इंसेफ्लाइटिस से मौत 2000-2500 मौत हर वर्ष होती थी, और मौत इन्हीं महीनों में होती थी। और आज मुझे इस बात को कहने में गौरव की अनुभूति है कि जो कार्य 40 वर्षों में पिछली सरकारें नहीं कर पाई, हमारी सरकार ने इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन के माध्यम से यहाँ के बच्चों को उनकी प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ ये देश भविष्य में ले सकेगा, इसके लिए उन सब की जीवन को बचाने में हमारी सरकार ने योगदान किया है। योगी जी, आप आए हमारे कार्यक्रम में, आपने हिस्सा लिया, लेकिन लखीमपुर पे मैं जरूर आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा। कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, ढिलाई नहीं बरती जाएगी? देखिए, हर व्यक्ति हमारी सरकार की कार्य पद्धति को देखता है जी। कानून सुरक्षा के लिए है, सुरक्षा सबको, लेकिन अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेगा तो फिर किसी भी प्रकार की रियायत किसी के लिए नहीं, और कानून के हिसाब से जो दोषी होगा कठोरतम कार्रवाई उसके खिलाफ होगी। अगले कुछ दिनों में हम बड़ी कार्रवाई देखेंगे? मैं क्या देख रहा हूं ना, आप देखेंगे कि जो दोषी होगा, कोई भी हो, अगर कोई भी दोषी होगा, हम माननीय उच्चतम न्यायालय की स्थापित रूलिंग का ध्यान में रख करके जिसके खिलाफ साक्ष्य मिलेंगे वह जेल जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया योगी जी, आपने न्यूज़ 18 पर अपना समय दिया और विस्तार से हर विषय पे बात करी। आखिरी वर्ड आप कोई कहना चाहें? मैं से आपको और आपकी पूरी टीम को गोरखपुर आगमन पर और योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में इस आयोजन के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं।